अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। संडे को भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जारी है और जो पहले दिन का खेल रहा वो बल्लेबाजों के नाम रहा। बारिश से मुतासरा दिन में वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 194 फॉर 3। जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वही चीज़ हुई जिसका हम थोड़ा घबरा भी रहे थे, डर भी रहे थे, हमें एहसास भी था इस बात का कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम होगी वो है पेस हमारे पास नहीं है। चाहे कितनी भी मूवमेंट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पेस नहीं होता फ़ायदा नहीं होता। क्या लगता है आपको ये कमी महसूस हुई? बिल्कुल ऐसा ही है। जब टीम का सिलेक्शन हुआ था उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि बड़ा वन डायमेंशनल सा अटैक है, एक ही तरह के बॉलर हैं। और कल सबसे जो तेज़ डिलीवरी कराई 136 137 पे आमिर जमाल की थी। बाकी आप मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, हम पहले भी ये कह चुके, दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं। एक ही जगह पे बॉल कर करके अब्बास ने फिर भी 2 विकेट ली। उसी स्टाइल से वो बॉलिंग करता है जिस स्टाइल से उसकी बॉलिंग का वो है। अगर उबैद शाह को डाल देते तो कम से कम आपके पास एक ये तो चांस होता कि एक टीयर अवे फास्ट बॉलर यंग है जिसको 140 तक पहुंच सकता था, वो एक चांस बन जाता। सिलेक्शन भी दूसरी आपने की है कि यानी चारों आपके राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। जो नहीं खेल रहा वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है। लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर तो आपको रखना चाहिए था कि कम से कम, ताकि आपकी थोड़ी सी बॉलिंग में वैरायटी तो आती है। नहीं आई। कल सुबह पहुंचने पे उन्होंने ये डिसाइड किया, वरना ये तय था कि स्पिनर के बगैर खेलेंगे। जब देखा उन्होंने कि घास भी कम है, ब्राउनिश घास है और वेस्ट इंडीज़ भी एक स्पिनर को खिला रहा है, तो आखिरी वक्त पे उन्होंने अली उस्मान को खिलाने का सोचा और फैसला लिया। तो एक ही तरह की बॉलिंग अगर यहाँ पे 350-400 रन वेस्ट इंडीज़ ने कर दिए तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बॉलिंग पर नज़र डालते हैं क्योंकि इस वक्त हमारी पेस बॉलिंग थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रही है इस मैच में। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास का डे 1 कैसा रहा? 19 ओवर कराए उन्होंने, 44 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इकॉनमी 2.31। बस वही प्रॉब्लम है जो नज़र आ रही है काफ़ी टाइम से कि कर रहे अच्छा है लेकिन पेस नहीं आ रहा। ख़ुद इन्होंने ये कहा कि बारिश की वजह से रिदम टूटा है और मज़ीद 2-3 और विकेटें लेनी चाहिए थी। क्या कहना था अब्बास का, ये आपको वो दिखाते हैं। प्लान था कि एज सुन एज पॉसिबल जो हासिल करें, थोड़ा के एक टाइम पे हमने ली भी और उसके बाद फिर मोमेंटम थोड़ा सा उसमें टूटा भी क्योंकि बारिश आ गई। और उसके बाद कुछ पैचेस में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक कि एज देना होगा थोड़ा सा। हौज को भी ही वो अच्छा खेला और जो जंगू था उस पे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था और इसी वजह से हमने रिव्यू लिया और उसमें कामयाब हुए। दूसरे पे मैं शॉक हुआ थोड़ा सा कि जो है ना वो विकेटों पे कैसे मिस होगी, इसी वजह से कुछ जो डिसीजन है हमारे हक में नहीं गए। अच्छा, केविन हॉज की बात की इन्होंने 83 उन्होंने किए हैं और शाय होप 39 पे ये दोनों विकेट पर मौजूद हैं। बात तो सही है कि 64 पे 2 आउट होने के बाद फिर इतना आगे जाने नहीं देना चाहिए था ना। विकेट भी ज़ाहिर है शुरू में जब आपको 1-1.5 घंटा होता है, बोल्ड डिसीजन था बैटिंग करने का। अगर पाकिस्तान यहाँ टॉस जीता तो पाकिस्तान बॉलिंग ही करता। हाँ। ये बोल्ड डिसीजन है, इसलिए कि जब ये पिच रिपोर्ट आ रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 घंटा सर्वाइव करना है बैट्समैनों ने, उसके बाद ये खुल जाएगी विकेट। और फिर तीसरे चौथे पाँचवें दिन अगर बारिश ना हुई, तीसरे चौथे पाँचवें दिन बहुत बारिश है, अगर बारिश ना हुई तो ये स्पिन विकेट हो जाएगी, स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार हो जाएगी। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ ने यह फैसला किया कि आखिरी इनिंग्स हमें ना खेलनी पड़े। और जिस तरह अब्बास की बात हो रही थी, जैसे आप कह रहे हैं, अगर अब्बास ने कई दफ़ा बैट को बीट किया, अगर थोड़ी सी स्पीड कोई 8-10 किलोमीटर तेज़ होती तो वो एज पकड़ लेती केविन हॉज का। 77 पे वो आउट हुए, अंपायर ने आउट दिया। जब रिव्यू हुआ तो न जाने कैसे लगा कि वो बॉल ऊपर से जा रही है, जबकि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये साफ आउट है। फिर 78 पे जब पाकिस्तान ने रिव्यू लिया उस वक्त भी वो बॉल ऊपर से जा रही थी। तो 2 दफ़ा वो बचे और कई दफ़ा वो बीट हुए। और फिर कल एक रिव्यू लेना बाबर आजम का, वही मुझे लिटन दास वाला याद आ गया कि हमने आउट पे रिव्यू नहीं लिया। और कल बाबर आजम ने, इसलिए कि रिजवान भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा लेग पे लग रहा है, अब्बास ने भी ऐसा मुंह बनाया और यूं करके कहा कि लेग पे जा रही है, जबकि वो अच्छी खासी विकेटों में थी। अच्छा रिव्यू लिया और कमाल है रिचर्ड कैटलबरा का कि उन्होंने 0 सेकेंड रह गया था उस वक्त पाकिस्तान को अलाउ कर दिया, हालांकि टाइम आउट हो चुका था। वो रिव्यू लेना अच्छा हो गया कि आमिर जैंगो आउट हो गए, वरना वो बहुत तेज खेलते हैं और पहले अभी रिसेंटली उनकी फॉर्म भी अच्छी है, रन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर जमाल का डे 1 कैसा रहा वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। 10 ओवर उन्होंने कराए, 54 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। इकॉनमी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी सी ज़्यादा रही। आमिर जमाल का टेस्ट में वापस आना और
जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें एक ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, उसको देखते हुए उनका कमबैक अभी तक कैसा लगा आपको? 2-3 सीरीज भूल जाएं आप, उनको 2-3 सीरीज खिलाने का मौका दें। आपने साउथ अफ्रीका से एकदम निकाल दिया। साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच में तो उन्होंने एक इनिंग्स में उनको सिर्फ एक ही ओवर दिया। तो इस तरह का फास्ट बॉलर, इस तरह का पैशनेट क्रिकेटर, कुछ ऑफ फील्ड उनके प्रॉब्लम से वो उन्होंने सॉल्व किए, कुछ इंजरी का प्रॉब्लम था वो उन्होंने सॉल्व किया। अब उसे कम से कम 6 से 7 टेस्ट मैच आपको देना पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो सके। अपनी पहली सीरीज में जिसने 3 टेस्ट मैचों में 18 आउट किए, 1 82 किया, वो तो कभी ड्रॉप ही नहीं होता। हाँ, इंजरीज का, ऑफ फील्ड उनके कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन उसके बाद से उनको अब आपने ये 5 टेस्ट मैच देने, उसके बाद आगे की सीरीज में भी देने। ऑल्दो आप अपने होम में बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनाते हो तो फास्ट बॉलर को फायदा नहीं है। लेकिन वो अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम एक ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम आमिर जमाल को लेते हैं, हम अम्माद भट्ट को लेके गए, उससे बगैर खिलाए बाहर कर दिया। तो ये अब उसके ऊपर थोड़ी सी पेशेंस दिखाएं ताकि वो डेवलप हो सके। बिल्कुल सही है। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली विकेटलेस रहे, उनके भी स्टैट्स पर नजर डालते हैं। खुर्रम शहजाद ने 14 32 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, 2.28 की इकोनॉमी। और साथ में मोहम्मद अली की भी बात कर लेते हैं, 12 ओवर्स 21 रन, कोई विकेट नहीं, 1.7 की इकोनॉमी। अब वही जो शाहिद भाई आप बात कर रहे थे ना, सारी चीज़ वही उसी तरफ निशानदेही कर रही है कि वन डायमेंशनल, आपके पास कोई वैरायटी नहीं है और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना चाहिए था। और अगर आपने ये डिसाइड ही किया था कि आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर और बाकी 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, तो उबैद शाह को आपको रखना। उबैद शाह को, और बहुत सारे लोगों का अभी भी ये मानना है कि आपका अली रजा को ना लेके जाना ये भी एक मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। कल इयान बिशप ने भी कहा, अली रजा ने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 सीजन सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उसे कम से कम 10 15 20। अब अगर आपने उबैद शाह को लिया तो उसने 16 फर्स्ट क्लास मैच खेले में 72 उसकी विकेट्स हैं। 2-3 से ज्यादा सीजन वो खेल चुका है। 16 फर्स्ट क्लास मैच मींस अच्छा खासा एक फर्स्ट क्लास का तो तजर्बा है। अभी आप अली रजा को एक सीजन पूरा खिलाएं, वो एक सीजन सरवाइव करे, तब फिर वो आपकी टेस्ट टीम में आएगा। अभी वो 4 ओवर का बॉलर है और वो 4 ओवर का अभी उसको आपको तजर्बा देना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट शाहनवाज धानी? क्योंकि शाहनवाज धानी वो तो परफॉर्म थोड़ा अनलकी रहा कि शाहनवाज धानी इस स्क्वाड का हिस्सा हो सकता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसकी परफॉर्मेंस है। एक शहजाद गुल फास्ट बॉलर है, एक हमजा लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उनमें से किसी को लेना चाहिए था, लेकिन अब जाहिर है कि 4 से 5 ही बॉलर आप लेके जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो इसलिए पूरा फाल मोहम्मद अली के नाम पे खुला। मोहम्मद अली भी आपका 2-3 सीजन से टॉप परफॉर्मर है फास्ट बॉलिंग में, लेकिन अगेन उसको जब आप होम सीजन में आपने टेस्ट मैच खिलाए तो वहाँ पे उसके लिए कोई मदद नहीं थी उन पिचों पर। अब प्रॉब्लम यही है ना कि पाकिस्तान की अपनी इस वक्त टेस्ट साइकिल में हालत इतनी ख़राब है कि जब बांग्लादेश की सीरीज़ हमारे साथ हुई और उसके बाद अब आपका अगर यहाँ बात नहीं बनती तो फिर आगे क्या होगा? आपको आगे के लिए सोचना पड़ेगा कि आपको अब आपने श्रीलंका से खेलनी है सीरीज़, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलनी है। उनके साथ आप स्पिन पिचों पर नहीं जीत सकते, इसलिए कि श्रीलंका के बैट्समैन स्पिनर्स को खेलते भी और न्यूजीलैंड को आपने देख लिया कि इंडिया में जाके क्या इसी तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को जाके इंडिया में हराया। एक सेंटनर और एजाज पटेल, 2 बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और उनके पास ऑफ ब्रेक बॉलर भी होता है अपना स्क्वाड में, वो आके परफॉर्म करता है। तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आपको थोड़ा ऐसा मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स एंड मैच के ऐसी पिचेस बनाएं कि जो थोड़ा फास्ट बॉलिंग को भी मदद दें। हाउ डू वी कम बैक फ्रॉम हेयर कि अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि अगर बारिश होती है तो चले कोई बचत हो सकती है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा और उन्होंने कोई 350 400 प्लस कर लिए जो कि अभी ऑन द कार्ड्स है 194 for 3, तो फिर पाकिस्तान के लिए आखिरी बारी करना बहुत मुश्किल हो थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि उन्होंने ये मुझे ऐसा लगा, अब वल्लाह आलम की ये सही भी है नहीं, कि अली उस्मान को कहा कि तेज गेंद करो, हमने तुम्हारे एंड से रन्स रोकने और दूसरे एंड से विकेट लेनी है। नहीं भाई, अली उस्मान की बॉल 1-2 टर्न हुई, 1-2 उसको उछाल भी मिला उसको, तो उसको कहते हैं कि थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करो। और आज भी अगर वो थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करेगा तो उसको विकेटें मिलेंगी। ये ना करें कि एक एंड से आप रन्स नहीं रोकने, आपने विकेटें लेनी है। अगर आपने उनको 250-280 रन पर आउट किया तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी और ये टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग्स लीड पर ही जीता जाए। अब शाहिद साहब बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस में यही नहीं हो रहा कि आपकी फर्स्ट इनिंग की परफॉर्मेंस वहाँ जहाँ आपने डोमिनेट कर दिया
वहीं से बिल्डअप बनता है। पाकिस्तान मोस्टली फर्स्ट इनिंग्स में ही मार खा रहा है। आप बांग्लादेश की अगस्त 2024 की वो देख लें कि 470 480 पे आपने इसलिए डिक्लेयर कर दिया कि आपको खतरा था कि चौथे और पांचवें दिन बारिश होगी, वहां से बांग्लादेश ने आपके ऊपर लीड ले ली और आप टेस्ट मैच हार गए। इसी तरह दूसरे टेस्ट मैच में आपको ये प्रॉब्लम हुआ, बांग्लादेश में आपको ये प्रॉब्लम रहा। तो आपको फर्स्ट इनिंग्स में सोच के खेलना है कि आपने फर्स्ट इनिंग्स में 70 80 100 रन की अगर लीड ली तो आप टेस्ट मैच में एज पकड़ लेते। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये भी आ रही है ना शायद भाई कि अभी जैसे हमने कहा कि 1-1.5 घंटा सर्वाइव करने की बात होती है, तो जब हम आते हैं तो हम वो 1-1.5 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाते, दूसरे को हम उस तरह से आउट नहीं कर पाते, तो फंस तो हम दोनों जगह रहे। खौफ की बात होती है ना कि अगर आप खौफ करें, जैसे आपने बांग्लादेश में पहले टेस्ट मैच में अच्छी पिच पे उनको डाल दिया, उन्होंने थोड़ा सा सर्वाइव किया और एक अच्छा स्कोर कर दिया। जहां आप ब्रेव डिसीजन लेंगे वहां आप कामयाब होंगे। एक कल ब्रेव डिसीजन जो रिव्यू का बाबर आजम का लगा, लेकिन रन्स रोकना वो ब्रेव डिसीजन नहीं है। वो ब्रेव डिसीजन नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। Glad to have you back once again to Sports Room। और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम में 2 मजीद खिलाड़ी शामिल, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। जी शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को और एडिशन? सऊद शकील को तो आना ही था, जाहिर है वो तो सब्जेक्ट टू फिटनेस थे, का हिस्सा था, सब्जेक्ट टू फिटनेस था और उनको यही था कि वो इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के लकीएस्ट प्लेयर्स हैं, 2 बार बार उनको चांस मिलता है। ऑल्दो दोनों बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आपको दे रही। 37 38 का एवरेज है अब्दुल्ला शफीक का, एक 200 है, एक बड़ा ज़बरदस्त 160 है, लेकिन आखिरी 8-9 इनिंग्स में उनका सिर्फ एक ही 50 है। वो किस बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की मर्जी पर हुए होंगे या फिर टीम मैनेजमेंट ने कहा होगा। 2 सेलेक्टर तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, सरफराज और असद शफीक। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कोई लंबा चौड़ा स्कोर नहीं किया उन्होंने, उनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले साद खान एक लड़का है, साद बेग एक लड़का है, शाजेब खान एक लड़का है। ये 3 लड़के मुसलसल 2-3 सीज़न से स्कोर कर रहे हैं। जब आप उन लड़कों के साथ ज़्यादती करते हैं, बहुत से लोग कामरान गुलाम का कह रहे थे, लेकिन कामरान गुलाम मैंने जब देखा तो कामरान गुलाम का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना स्कोर नहीं है। ऑल्दो एकदम से उसको आपने बाहर कर दिया, साउथ अफ्रीका टूर के बाद से एकदम से आपने उसे बाहर कर दिया। तो आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आए। अब्दुल्ला शफीक इज़ अ ह्यूजली टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन उसको जब तक अपनी विकेट की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, वो प्रोडक्शन उसकी अच्छी नहीं रहेगी। अब वेस्ट इंडीज़ में अगर जाहिर है आपके पास ऑलरेडी एक उवैस जफ़र मौजूद है जिसका ये डेब्यू होने वाला था, यहाँ पे पहला चांस उसका बनेगा। अब्दुल्ला फजल बहुत ही अनलकी रहा बेचारा, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद लोअर बैक इंजरी हो गई। अब वो दोबारा जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगली सीरीज में उसका नाम तक नहीं होगा दूर दूर तक। माजी यही बताता है। बिल्कुल ठीक है। तो बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के लिए कि जब दोबारा आज का दिन शुरू हो तो जल्दी जल्दी आउट करने पे जाएं, ताकि एक बड़ा सा बना सके वेस्ट इंडीज़, और पाकिस्तान के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़ में। मूविंग ऑन, आपको बता दें कि जो रूट इंग्लिश टीम के नए कप्तान होंगे, आइंदा वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शेड्यूल 3 मैच में क़यादत करेंगे, और इसके बाद आइंदा बरस स्केड्यूल एशेज़ सीरीज़ तक वो टीम के कप्तान रहेंगे। इससे पहले वो 65 टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं। ये कैसा फैसला दिख रहा है आपको जो रूट के जाने के बाद? क्या नई डायरेक्शन जाना चाहिए? अब बेन स्टोक्स के जाने के बाद क्या नई डायरेक्शन जाना चाहिए था, या जो रूट को बनाना ठीक है? ये बहुत से मुल्कों को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अपने कप्तान डेवलप नहीं कर पाते। अभी पाकिस्तान ने भी कप्तान डेवलप नहीं किया तो आपको वापस बाबर आजम की तरफ जाना पड़ा। जो रूट अगेन उनका वही प्रॉब्लम है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक को टेस्ट का कप्तान बना दे तो उसको तीनों का नहीं बना सकते। तो इंटरिम तौर पर, और उनका अगेन सारा ऑब्सेशन जो है एशेज़ 2027 है। ये पाकिस्तान की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज कुछ भी नहीं है। हमें कोई नया कप्तान आए और हमें एशेज़ जितवा दे 2027 की। तो अभी तक यही लग रहा है कि जो रूट को 2027 की एशेज़ तक बनाएंगे और पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए वही कप्तान होंगे, और मार्कस ट्रेस्कोथिक वो इंटरिम हेड कोच होंगे। ज़ाहिर है अभी उन्होंने हेड कोच का भी फैसला करना है, कप्तान का भी फैसला करना है, लेकिन एक सजेशन ये भी है कि हैरी ब्रूक को टेस्ट का और वनडे का कप्तान बनाए और
T20 का या तो सैम करन को बना दें या जैकब बैथल को बना दें, तो अब उस पर वो अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी तक जो फिलहाल यही है। और आई थिंक कि अभी लैक ऑफ ऑप्शन जैसे पाकिस्तान में था कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो अब आप बाबर आजम के लिए कह नहीं सकते। उनके दो अच्छे प्लेयर जो कप्तानी कर सकते थे और कप्तानी का पोटेंशियल थे, ओली पोप और जैक क्रॉली 64 टेस्ट मैच खेलने के बाद ड्रॉप हुए हैं। उनको बाकायदा कहा जाता था कि ये कैप्टनसी मटेरियल, स्पेशली ओली पोप जो काउंटी में भी कप्तानी कर चुके हैं, और जब स्ट्रोक्स नहीं होते थे तो उनकी जगह वो फिलअप करते थे। उन दोनों का बाहर जाना, उसकी वजह से इंग्लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी बात अब विमेंस क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। शायद साहब दूसरा वनडे अगेंस्ट श्रीलंका, वो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और बहुत बड़ी शिकस्त, क्योंकि 274 रन कोई मामूली स्कोर नहीं था और बड़ी आसानी से उन्होंने 19 बॉलों पहले इसको चेस कर लिया। सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी ज़ाया हो गई, वहाँ से बड़े अच्छे 200 हुए। विकेट बड़ी फ्लैट थी, लेकिन जब भी मैं विमेंस क्रिकेट का मैच देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मिरर इमेज है पाकिस्तान की मेंस टीम का। डॉट बॉल्स, आखिरी 10 ओवर में आपने 70 रन बनाए जो कि बहुत ही कम थे, जबकि आपके पास विकेटें भी मौजूद थी। जब आपने चौथे ओवर में आउट कर लिया चमारी अतापतू को, उसके बाद से आपने स्पिनर्स लगा दिए और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप गुरुनर रत्ने लग गई विश्मी और हर्षिता के दरमियान। दोनों ने 100 किया। आप अपना फास्ट बॉलर ही नहीं लेके आ रही, यानी आपको ये सोच लिया आपने कि 50 ओवर के पैसे मिले, इसलिए 50 ओवर मैंडेटरी हो पूरे करने हैं। ये मेंस क्रिकेट का भी हमारा हाल है। 32वें ओवर में वो तस्मिया को लेके आई, 33 या 34वें ओवर में खुद फातिमा आई। जाहिर है बाय दैट टाइम अच्छी खासी 170 टू लेट हो चुका था, टू लेट। और बिल्कुल लगता है कि जैसे मेंस क्रिकेट जैसी हमारी खवातीन वही क्रिकेट फॉलो करती हैं। अच्छा पहला मैच जीत के आपके पास एडवांटेज था। 274 आप अगर डिफेंड कर रहे हैं, आपको विकेटें चाहिए। अब आजकल की क्रिकेट में 300 रन भी डिफेंडेबल नहीं होते अगर आप विकेटें ना लें। बिल्कुल ठीक बात है और यही इसमें नज़र आया। जो अगर श्रीलंका बैटर्स की आपने जैसे गुरु रत्ने की बात की, उन्होंने 123 किए, हर्षिता समरा विक्रमा की बात की, उन्होंने 100 किए। उनकी बैटिंग को देख के आपको क्या लगा? वो बड़ी स्किलफुल प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया का कोच लेके आए जेमी सिडन्स, उसने आके ये पहली दफ़ा कहा था कि मुझे ये लगता है कि श्रीलंका की विमेंस टीम सिर्फ एक चमारी अतापतू पे चलती है। कल चमारी अतापतू जल्दी आउट हो गई, लेकिन उनके बाद 4-5 और प्लेयर इतने अच्छे स्टैब्लिश हो गए। अभी उनकी एक प्लेयर है हासिनी, वो रहती है। एक और जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था T20 वर्ल्ड कप में, वो रहती है। तो ये 2-3 प्लेयर उन्होंने स्टैब्लिश कर लिए और उन्होंने अब ये कह दिया कि हमारी टीम वन वुमेन टीम नहीं है। बिल्कुल सही है। आखिर में चलते चलते शायद साहब बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। बड़े नाराज़ हैं वो LPL में जो उनके साथ हुआ। जिनको नहीं पता थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि शाहीन कैंडी रॉयल्स के लिए खेलते हुए जब कोलंबो के खिलाफ उनको बताया गया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, बाद में बैटिंग के दौरान उनको टीम इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया कि वो नहीं खेल रहे हैं। गलती से उनका नाम आ गया है, जिस पे वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने एंटी करप्शन से भी रब्ता किया और उसके बाद वो सामान भी पैक करने का सोच रहे थे। फिर मालिकान आए फ्रेंचाइज के और सब इन्वॉल्व हुए और उनको रोका गया। कैसा देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी? 2 लीग्स हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग। इनके दोनों बोर्ड्स को अपनी लीग्स को बेहतर करना है। नोटोरियस हैं। अभी LPL शुरू होने में कोई 5-6 घंटे रह गए थे पहले मैच के कि मनजोत कालरा पकड़े गए। ये मनजोत कालरा वो बैट्समैन है जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ 2018 के पाकिस्तान इंडिया के मैच में खेला हुआ है और अच्छा क्रिकेटर था। वहाँ से जब वो नहीं चला तो वो इस बिजनेस में आ गया। अब वो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में कि उसने प्लेयरों को ऑफर की थी। प्लेयरों ने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसका। दुनित वेलेलागे ने और राजा पक्से ने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। जब शाहीन शाह अफरीदी को बताया गया कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग के 11 में नहीं हो, आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग कराने आओगे। और बाद में जब वो पता चला कि असीता फर्नांडो उनकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर था, शाहीन को जाहिर है गुस्सा आएगा। उसने एंटी करप्शन वालों को भी बोला कि ये चेंज हुआ है और यकीनन इसमें कोई ना कोई सुनगुन ऐसी होगी। बाद में जब एंटी करप्शन यूनिट बताएगा कि जी असीता फर्नांडो कैसे आ गया जब शाहीन शाह अफरीदी का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर था, और गुस्सा तो उसको आएगा। और गुस्से का वैसे भी तेज है और दूसरा बनता भी है ना कि आप और वो स्टैंड लेता है। गुस्से का तेज होने का मतलब ये कि वो स्टैंड लेता है। उसने स्टैंड लिया, उसने जाके एंटी करप्शन यूनिट को बताया। टीम के मालिकान ने, एंजेलो मैथ्यूज ने उससे सॉरी बोला, तभी वो आज का मैच खेले और आज गालिबन उसने 3 आउट भी किए। तो मतलब ये ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इनकी थोड़ी सी टू मच क्रिकेट नहीं हो गई शायद साहब कि अब इन चीज़ों को फॉलो करना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रेंचाइज लीग इतनी हो रही है। ICC पहले तो सो रहा था, गाड़ी पे बिल्कुल व्हील पे बैठ के सो रहा था। अब उन्हें एकदम से ख्याल आया, उन्होंने कंसर्न शो की है। अभी कुछ कहा नहीं, कंसर्न शो की है और एक कमेटी बना दी
तमीम इकबाल की सरबराही में, जो खुद बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलाते हैं, उनकी सरबराही में कि इस काम को थोड़ा सा देखें कि फ्रेंचाइज लीग बहुत बढ़ रही है। और अब वो खुद भी सोच रहे हैं आईसीसी कि हम सारी फ्रेंचाइज जितनी लीग्स होती हैं उनके चैंपियंस का एक टूर्नामेंट करा दें, ताकि एक कोई और लीग ना आ जाए उस पीरियड में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। एक बार फिर टीम के लिए बेस्ट विशेस। कल का दिन इतना अच्छा नहीं रहा, आज जल्दी जल्दी आउट करें और गेम में वापस आएं। पीछे हमने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।